क्या सीख रहे हैं हम? हाउ डज जीएसटी हेल्प इन रिमूविंग द cascading effect of taxation, also known as avoidance of double taxation. Avoidance of double taxation. ओके, प्लीज पूरी जीएसटी की कहानी इस कहानी पे बेस्ड है। 10-15 मिनट की कहानी है, सिंपल सी कहानी है, समझ आ गई? जीएसटी का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट खत्म। कहानी है फार्मर, मिलर और बेकर की। कहानी है फार्मर, मिलर और बेकर की। इनके बाद आता है फाइनल कंज्यूमर। फार्मर क्या करता है? फार्मिंग। फार्मर क्या करता है? फार्मिंग। फार्मिंग से उसने बनाया वीट। क्या बनाया उसने? वीट। ठीक है जी। कितने का वीट बनाया? कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं। 50,000 का वीट बनाया। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। 50,000 का वीट बनाया फार्मर ने, तो उसका सामान कितने का हो गया? 50,000। वो वीट, वो वीट उसने किसको बेचा? मिलर को। वो वीट उसने किसको बेचा? मिलर, फ्लावर मिल्स, फ्लावर मिल्स। सोल्ड टू द मिलर। तो मिलर ने, मिलर क्या करते हैं? फ्लावर मिल्स, वो वीट खरीदते हैं, उससे क्या बनाते हैं? फ्लावर। उससे क्या बनाते हैं? फ्लावर। मिलर के पास क्या है? फ्लावर मिल्स हैं। उसने उससे क्या बनाया? फ्लावर, आटा। समझ आता है ना? मैदा, आटा, जो भी। अब ध्यान से देखना। वैल्यू एडेड, टैक्स एट 10%। एक एग्जांपल के लिए मैं टैक्स इम्पोज करूँ, एक चीज समझाने की। अब ध्यान से देखना, सिंपल सी कहानी है। फार्मर ने कितने का बीट बनाया? 50,000 रुपए का। किसको बेचा? मिलर को। मिलर ने फ्लावर बनाया। चलो, पहले जब फार्मर ने सामान बेचा, गवर्नमेंट ने कहा जब जब आप सामान बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या रेट रख दिया? 10%। अब ध्यान से देखना, फार्मर ने की तो सारी मैनुअल लेबर है, तो उसके लिए परचेज प्राइस क्या था? निल। लेट अस अज्यूम उसने बस सीट, उसकी जमीन यूज हो रही है, उसने कोई सामान थोड़ी ना खरीदा, उसने तो खुद उगाया है, उसने तो खुद बनाया है। तो लेट अस अज्यूम उसका परचेज, एक्सक्यूज मी, उसका परचेज प्राइस है निल। सेलिंग प्राइस से मतलब है फार्मर ने 50,000 रुपए का सामान बेचा। इसके ऊपर सेल्स टैक्स, जीएसटी तो बाद में आया ना। सेल्स टैक्स कितना लगेगा अगर 10% है तो? 50,000 का 10% कितना टैक्स लग जाएगा? 5,000। यस और नो? अब ये सामान इसने किसको बेचा? मिलर को। तो मिलर के लिए परचेज प्राइस क्या हो गया? 50,000। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब उसने 50,000 का सामान खरीदा, आगे बेचा बेकर को। ब्रेड पर उसने आटा बनाया, आटा बेचा बेकर को। बट कितने का बेचा? कुछ भी। उसने बेचा 2 lakhs का। लेट अस अज्यूम उसने कितने का बेचा? 2 lakhs का। अजम्पशन है, 60,000 भी ले सकता हूँ, 1 लाख भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी है। लेकिन 50,000 का रॉ मेटीरियल खरीदा एक तरह से, तो उसके ऊपर काम किया, तो बेचोगे तो उससे ज्यादा गई। 2 लाख का बेचा मैंने। कौन हूं मैं? मिलर। मिलर ने किसको बेचा? सोल्ड टू द बेकर। तो बेकर ने ब्रेड बनानी थी उसकी, कुछ भी बनाना था। कितने का बेचा? 2 लाख का। सेलिंग प्राइस 2 लाख।
10% टैक्स 20,000। माय क्वेश्चन, जब मिलर ने 2 लाख रुपए का आटा बेचा, 2 लाख रुपए का फ्लावर बेचा, उस 2 लाख में उसकी वीट की कॉस्ट इंक्लूडेड थी कि नहीं थी मिलर की? कौन कहता है कि सर समझ नहीं आया कि पूछ कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि मैंने फॉर एग्जाम्पल टेबल बनाया तो मैं फर्नीचर बेचता हूं। जब मैं फर्नीचर टेबल बेच रहा हूं तो मैं लकड़ी की कॉस्ट कंसिडर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? ऑब्वियसली कर रहा हूं, तभी तो प्राइस फिक्स होगा। तो मिलर ने जो फ्लावर बनाया, आटा बनाया, जब वो बेच रहा है तो वो उसकी कैलकुलेशन किस हिसाब से करता होगा कि यार देखो 50,000 का तो मुझे पड़ा था, उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई, मशीन मशीन ये वो, इतनी सैलरी, चलो मैं 2 लाख रुपए का बेचूंगा। पॉइंट है कि उस 2 लाख रुपए में वीट की कॉस्ट इंक्लूडेड है कि नहीं है? बिल्कुल है। बट सर वीट पे तो ऑलरेडी टैक्स ले चुकी है गवर्नमेंट। वीट पे तो ऑलरेडी टैक्स ले चुकी है गवर्नमेंट 50,000 का। तो जब 2 लाख रुपए के ऊपर टैक्स इम्पोज होता है तो वो जो 50,000 का कंपोनेंट है उसके ऊपर 2 बार टैक्स आ गया कि नहीं आ गया गवर्नमेंट के पास? यस और नो? आ गया बेटा, कुछ नहीं कर सकते। मिलर ने बेचा 2 लाख रुपए का सामान बेकर को, तो बेकर ने क्या बनाया? ब्रेड्स बनाई। क्या बनाया? ब्रेड्स बनाई, केक्स बनाए। ठीक है जी। और किसको बेचे? सोल्ड टू द कंज्यूमर। बेकर ने खरीदे थे 2 लाख रुपए का सामान, परचेज प्राइस है उसका। बेकर ने खरीदा था 2 लाख रुपए का सामान, बेचा कितने का? 3 लाख रुपीज का। बेचा कितने का? 3 लाख रुपीज का। उसने कितना टैक्स कलेक्ट करा होगा और पे करा होगा? 30,000। पॉइंट, जब उसने 3 लाख का सामान बेचा तो क्या उसने आटे की कॉस्ट इंक्लूडेड थी? और सोचो आटे में तो वीट की कॉस्ट भी इंक्लूडेड थी। तो वीट पे तो 3 बार टैक्स हो गया। पहले फार्मर ने पे करा, फिर मिलर ने पे करा, फिर बेकर ने पे करा। टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। तो वैट भी, वैल्यू एडेड टैक्स, पहले इंट्रोड्यूस हो गया था, उसका पर्पस भी यही था, टू रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। आप ट्वेल्थ में ये सब सीखेंगे दोबारा। ट्वेल्थ में नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करेंगे, एक मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड, वो पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। वैल्यू एडेड टैक्स उसी पे बेस्ड है, जीएसटी उसी पे बेस्ड है, इस चीज पे बेस्ड है। अब इसके डिस्कशन ना हो तो इम्पॉसिबल है आपके लिए कि समझ आना कि हो क्या रहा है। एंट्रीज तो मैं आपको बोल रहा हूं, आधे घंटे में एंट्रीज लिखेंगे, याद हो जाएंगी, खत्म, उसके बाहर एंट्री आ ही नहीं सकती। अरे भैया पर्पस तो समझो, पर्पस तो समझो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी मैंने बस आपको एक पॉइंट बताया है कि कैसे जीएसटी कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करेगा। अभी तो वो बताया ही नहीं कि सर रिमूव कैसे करेगा। अभी तो आपने ये प्रूव करा है कि हाँ, एक चीज पे बार बार टैक्स इंपोज हो रहा है, एक चीज पे बार बार टैक्स इंपोज हो रहा है, ये आपने प्रूव कर दिया। हो गया ना? वीट, फार्मर ने भी वीट, वीट कंपोनेंट्स उसके बढ़ते जा रहे हैं 3 लाख में सारी कॉस्ट, तो उसमें फ्लावर की भी कॉस्ट आ गई 3 लाख में, 2 लाख, और जो बेकर ने मेहनत करी उसकी भी कॉस्ट आ गई। तो एक तरह से तो फ्लावर पे भी 2 बार टैक्स इंपोज हो गया, 2 लाख वाला पहले और 3 लाख में भी उसकी कॉस्ट इंक्लूडेड है। ये क्लियर है कि डबल टैक्सेशन हो रही है? इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट कि डबल टैक्सेशन से समझ नहीं आएगी डबल टैक्सेशन कैसे हो रही है? सेम सामान जब जब बिक रहा है तब तब उसके ऊपर, सेम सामान क्या, उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है, मेहनत हो रही है, इट इज टेकिंग अ डिफरेंट शेप, बट रॉ मटेरियल पे तो बार बार टैक्स आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप वैल्यू एडेड कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? वैल्यू एडेड। क्या कैलकुलेट करो? वैल्यू एडेड। कह रहे वैल्यू एडेड मतलब, कह रहे वो होता है, अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेज प्राइस। टेक्निकल टर्म होती है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन अभी आपके किसी काम की नहीं है। कह रहे आपने कितने का बेचा? 50,000। आपने कितने का खरीदा था? फार्मर स्टार्टर है तो 0। कह रहे आपने कितनी वैल्यू ऐड करी? 50,000। तो कह रहे आप 50,000 पे पूरा टैक्स पे करोगे। फिर मिलर को बोला कि आपने कितने का बेचा? 2 लाख। कह रहे 2 लाख का बेचा,
उसमें से 50,000 का तो मैंने खुद ही खरीदा था, तो मैंने कितनी वैल्यू ऐड करी? 1,50,000। तो अगर 50,000 का 10% टैक्स पे करना पड़े 5,000, वैल्यू एडेड 150 का 10% पे करना पड़े 15,000। अब बेकर के पास गए, कह रहे कितने का बेचा सामान, कह रहे 3 लाख का। कितने का पहले? 2 लाख का। वैल्यू कितनी ऐड करी, कह रहा है 1 लाख। तो कितना लगेगा? 10,000। तो अगर ये टैक्स कैलकुलेट किया जाए तो ये कितना हो जाता है? 5,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000। टोटल टैक्स कितना गया गवर्नमेंट के पास? 30,000। फाइनल सामान था कितने का? तो यहाँ पे डबल टैक्सेशन नहीं हुई। लेकिन अगर इस सिनेरियो पे चलते, जो पहले टैक्स कलेक्ट कर रहे थे 5 520 55,000 गवर्नमेंट पहले टैक्स कलेक्ट कर रही थी। पहले टैक्स कलेक्ट कितनी कर रही थी? 55,000। वैट इंट्रोड्यूस करने के बाद डबल टैक्सेशन हट गई, जीएसटी सेम कॉन्सेप्ट पे है। तो अब सिर्फ कितना टैक्स कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट? 30,000। सर गवर्नमेंट का तो नुकसान हो गया। नुकसान नहीं भाई साहब, यही सही तरीका है। आप एक ही चीज पे थोड़ी ना बार बार टैक्स लोगे। तो जीएसटी हेल्प इन रिमूविंग द cascading effect of taxation. It helped in removing double taxation. अब इसको यूज करेंगे हम कि क्या इनपुट होता है, क्या आउटपुट होता है, कैसे उसका क्रेडिट मिलेगा। क्योंकि अगर हम ये बोलें कि जिसने जितना जितना वैल्यू ऐड करा है सिर्फ उसी पे टैक्स लगाओ, मिलर कहता है कि 50,000 का टैक्स फार्मर से लो, मैं सिर्फ 150 पे दूंगा, तो इसमें टेंशन क्या रहती है? सबसे उनका टैक्स लेंगे अगर बीच में से किसी ने सेल दिखाई नहीं अपनी। कि फॉर एग्जाम्पल अगर फार्मर कहता है कि भैया ये 50,000 तो रॉ मटेरियल है, सामान कोई और बना रहा है, उससे लो टैक्स। क्योंकि अगर 3 लाख पे टैक्स लेना तो सीधा कंज्यूमर से ले लो। 3 लाख पे ही टैक्स लेना है, फाइनल गुड तो 3 लाख ही है ना। 3 लाख पे कंज्यूमर से 10% टैक्स ले लो, 30,000 सामान तो उतना ही बना था। तो फार्मर से टैक्स लेने की जरूरत नहीं है, मिलर से टैक्स लेने की जरूरत नहीं है। बेकर ने कंज्यूमर को बेचा तो बेकर और कंज्यूमर की कहानी रह जाएगी। लेकिन ये सोचो कि अगर बेकर ने सेल्स ही नहीं दिखाई, बिलिंग नहीं करी, तो पूरा का पूरा चैनल उड़ गया। गवर्नमेंट का मैसिव लॉस हो जाएगा। गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा? मैसिव लॉस। कह रहे टैक्स तो हर स्टेज पे ही कलेक्ट होगा, टैक्स तो हर स्टेज पे ही कलेक्ट होगा, लेकिन हम सिर्फ उतना ही टैक्स कलेक्ट करेंगे जितनी आपने वैल्यू ऐड करी है। आपके पूरे पूरे सामान पे टैक्स नहीं लेंगे। तो अगर आपने किसी सामान पे ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, उसका बेनिफिट मिल जाएगा, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। इस पूरी कहानी में से जो आपको अपने साथ कैरी करना है वो बस यही है कि पहले हर स्टेज पे पूरी पूरी वैल्यू पे टैक्स कलेक्ट करते थे, कोई सेट ऑफ, कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, तो क्या हो जाता था? डबल टैक्सेशन। वैट आने के बाद, जीएसटी आने के बाद, अगर आपने किसी सामान पे ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, जैसे मिलर ने जब वीट खरीदा था 50,000 का, कह रहे 50,000 पे ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूं। अच्छा जी, तो फिर आपने आप कितने का बेचा? 2 लाख का। कह रहे 50,000 पे ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूं। कह रहा अच्छा, आपने फिर कितनी वैल्यू ऐड करी? 1,50,000। आपको इतने पे ही और टैक्स देना पड़ेगा ताकि डबल टैक्सेशन ना हो, डबल टैक्सेशन ना हो। तो जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट। जीएसटी does not have a cascading effect of GST as जो आपने इनपुट जीएसटी है, इनपुट जीएसटी है जब आपने सामान खरीदा तो उस पे जो आपने टैक्स पे कर दिया, कह रहे उसका बेनिफिट मिल जाएगा। इट विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द जीएसटी कलेक्टेड। तो मिलर ने जब वीट खरीदा 50,000 का, कह रहे भाई साहब 50,000 पे तो मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूं। अब जब मैं 2 लाख की आटा बेचूंगा 2 लाख का,
तो 2 लाख पे तो मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा 10%, 2 लाख पे तो मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा 10%, लेकिन पे 150 पे ही करूंगा। क्यों? 50,000 का मैं ऑलरेडी पे कर चुका, 50,000 का मैं ऑलरेडी पे कर चुका। एज अ रिजल्ट जीएसटी इज चार्ज्ड ऑन द वैल्यू एडेड। अभी समझ आया वैल्यू एडेड का सिग्निफिकेंस? तो वैल्यू एडेड हमने कैसे कैलकुलेट करा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेज प्राइस। अब सोचो ना कि उन्होंने तो अज्यूम करते थे कि आप इतने इंटेलिजेंट होंगे कि आपको समझ आएगा कि हम बातें क्या कर रहे हैं। अरे सपने में भी नहीं आ सकती है। कैसे पता होगा वैल्यू एडेड क्या है? टैक्सेशन का कैस्केडिंग इफेक्ट रिमूव हुआ। कहानी सुनाई। अभी हम विदाउट द टैक्स बात कर रहे हैं। अभी हम विदाउट द टैक्स, अभी हम सिर्फ वैल्यू एडेड पे जा रहे हैं। सेट ऑफ तो आएगा ना, अभी अभी तो बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, सिर्फ सामान की वैल्यू। टैक्स तो क्योंकि गवर्नमेंट के पास चला गया ना, सामान तो उतने का ही रहा। तो रिमूविंग, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। Ease of doing business. GST is a comprehensive indirect tax, meaning that almost all the indirect taxes, except जैसे मैं ना कि कुछ चीजों पे अभी भी टैक्स है, पेट्रोलियम, अल्कोहल, कस्टम ड्यूटी, कुछ अभी भी है, बट मोस्ट ऑफ देम हैव बीन मर्ज्ड इनटू इट। तो डेफिनेटली कन्वीनियंस हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्योंकि क्या होता है, क्या इनकम टैक्स पे करते हो, इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ती है। जितने टैक्स पे करते हो उतनी रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है एक फॉर्म भरना होता है, एक डिक्लेरेशन देनी होती है कि मेरा इतना टैक्स बनता था, मैंने इतना पे कर दिया, थैंक यू, टाटा बाय बाय। रिटर्न भरनी होती है, फॉर्म भरने होते हैं। तो जितने ज्यादा टैक्सेस उतने ज्यादा रिटर्न। कह रहा है भाई काम करूं या टैक्स रिटर्न ही भरता रह जाऊं, मुझे तो एक फुल टाइम अकाउंटेंट रखना पड़ जाएगा इस चीज के लिए। करेक्ट। गुस्सा नहीं होते, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं प्रोसेस। Also with improved harmonized indirect tax administration, setting up and carrying on business has become easier. Simplifying the compliance of indirect taxes. Just read. Better and effective indirect tax management. Just read. तो जो समझाने वाला होगा वो मैं समझाऊंगा, जो बिल्कुल theoretical बात है वो just read. Attracting foreign investment, important, उसका benefit है। क्यों? Ease of doing business से ले कि आप ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस कम हो गई हैं इंडिया में बिजनेस करने की, तो इट विल अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। अपलिफ्टिंग जीडीपी, नेशन की इनकम ग्रो करती है। नेशंस इनकम ग्रोज एट अ फास्ट पेस। कैसे? प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी? इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in a country in 1 year। एक साल में कितनी प्रोडक्शन हुई? तो बिजनेस बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा। कोई डाउट? इरेडिकेटिंग कैश इकोनॉमी, क्योंकि मैंने बताया कि हर स्टेज पे टैक्स कलेक्ट होगा, टैक्स की चोरी पकड़ी जाएगी, टैक्स की चोरी पकड़ी जाएगी। तो इरेडिकेटिंग कैश इकोनॉमी। तो ये जो एडवांटेजेस हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिलेटेड है, साथ ही पढ़ेंगे। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, इट कैन बी कलेक्टेड ओनली बाय रजिस्टर्ड पेयर, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा, ये टेक्निकल पार्ट था। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब जहां पे सामान बिकेगा टैक्स वहां पे कलेक्ट होगा, कहां बना उससे फर्क नहीं पड़ता। जीएसटी इज चार्ज एवरी टाइम व्हेन द सेल इज मेड till the time goods and services reach the consumer। मतलब विल नॉट बी सोल्ड फर्दर कि भैया फाइनल आप कंजम्पशन के लिए लिया, कंजम्पशन के लिए। फार्मर ने मिलर को बेचा, क्या कंजम्पशन हो रही है? वो तो प्रोड्यूसर ही है खुद। मिलर ने बेकर को बेचा, क्या कंजम्पशन हो रही है? नहीं, कह रहे हो तो प्रोड्यूसर ही है खुद। तो टैक्स तो कलेक्ट होता रहेगा लेकिन उसका बेनिफिट मिलता रहेगा, वो बर्डन पास ऑन होता रहेगा। इवेंचुअली बर्डन कौन बेयर करेगा? फाइनल कंज्यूमर। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब है कि जब वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा जहां पे उसने कंज्यूम होना है, अब आगे नहीं बिकेगा, टैक्स वहां पे कलेक्ट होगा इवेंचुअली। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स।
Same चीज, it is a supply based tax. GST is charged by the seller if he is registered, whether the purchaser is exempt from GST. कह रहा जो बेच रहा है ना उसकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होनी चाहिए, जो खरीद रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है. इफ इनपुट, ये लेटर, ये लेटर कि पहले हमें पता तो कि इनपुट क्या होता है आउटपुट क्या होता है, प्लीज ये लेटर. मैं बता रहा हूँ ना कि अभी फायदा नहीं है, अपना सर फोड़ रहे होंगे. मैं जैसे कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं समझ आता, वो सर फोड़ने वाली बात होती है कि हाँ सुन लिया मैंने, बोल दिया आपने, चल दिया ना, आप यूज कर पाओगे कभी. लेकिन अब थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि कैस्केडिंग इफेक्ट क्या था, कैसे रिमूव हुआ, थोड़ा सा, मतलब एटलीस्ट जीरो से बेटर होगा बस. जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम, ये इंपॉर्टेंट है, अभी कवर हो जाएगा. जीएसटी, आपने सामान बेचा, उस पर जीएसटी कलेक्ट करा, क्या आपका प्रॉफिट है? वो भाई साहब गवर्नमेंट को पे करना है आपने, वो आपने गवर्नमेंट को पे करना है. तो जीएसटी कलेक्टेड इज अ लायबिलिटी, इट इज नॉट एन इनकम. अनलाइक अर्लियर इनडायरेक्ट जीएसटी डज नॉट हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट. तो ये इसीलिए जरूरी था समझना कि आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, जितनी आपने वैल्यू ऐड करी है उतने पे ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. ओके, ये राउंड 2 के लिए, ठीक है ना. अभी राउंड 1 हुआ है, अभी मैंने जो आपको बताया अभी आप रीड करेंगे, अभी आप रीड करेंगे, फिर मैं राउंड 2 में सेम कहानी दोबारा बताऊंगा. अब थोड़ा सा उसको लेवल अप करूंगा, फिर उसके बाद आपको समझ आएगा कि इनपुट टैक्स क्या है, आउटपुट टैक्स क्या है, सेट ऑफ का मतलब क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है. फिर उसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो सारे अभी के अभी कवर हो जाए, अभी के अभी, राउंड 2 नेक्स्ट क्लास नहीं, नो अभी के अभी. बट मैं कह रहा हूँ कि पहले बैठो तो सही, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ले लो. अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है, अब द ग्राउंड इज रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल. बट फर्स्ट रीड, अभी इतना रीड करेंगे, इतने में जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं, इसमें पहले कोई डाउट है तो वो क्लियर किया जाएगा. आई रिपीट, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी बहुत सिंपल है जितना आपके कोर्स में है, बट टेक्निकली वो उससे 10 गुना कॉम्प्लिकेटेड है. बट जो पर्पस है वो है कि हमें समझ आना कि वो टेक्निकली कॉन्सेप्ट है क्या, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन द लॉन्ग रन.